हाँ बेटा लोग कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हो। देखो सिलेबस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा रोल बाकी रहा हुआ है। कैसे उनको रिवाइज करना है, कैसे पेपर्स में हमें अच्छा स्कोर करना है। सेमिनार का मोटिव यही है कि आप थोड़ा सा है, आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे दे, बेसिक सा आइडिया दे दे, बेटा इन रूल्स को या इस तरह से ध्यान में रखना है। ऐसे मतलब आंख बंद करके भागने की कोशिश मत करना, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहला मोटिव ये, बेटा आपको जो भी पेपर्स मिलेंगे उसमें पूरे दिन में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर होगा तो आपको दोनों दिन की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई तू तो चैप्टर खोल के बैठ गया, ये खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट कर लूंगा, दूसरा खत्म हो जाएगा तो तीसरा स्टार्ट कर लूंगा। जैसे आप देखोगे कोई से भी सेक्शन में कि इस टेस्ट में बायो के ये चैप्टर आ रहे, फिजिक्स के ये चैप्टर आ रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैप्टर के सामने आप ड्यूरेशन हाईलाइट करो। भाई मैं इस चैप्टर को इतना ही टाइम दूंगा, फिर इस चैप्टर को इतना, और वो ड्यूरेशन तुम्हारी पढ़ने की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। कोई बच्चा अगर दिन में 6 घंटे पढ़ सकता है तो 6 घंटे के अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को ड्यूरेशन दे, क्योंकि हमें सारे चैप्टर रिवाइज करने, कंटेंट नोट्स तो एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन टाइम बचेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है सुनने में आता है 14 घंटे पढ़ सकते हैं। भाई साहब 14 घंटे पढ़ने वाला बच्चा मेरे को तो नहीं लगता पढ़ सकता है, लेकिन अगर पढ़ता है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगा कि भाई देख ये चैप्टर है और मैं इस चैप्टर को इतना ड्यूरेशन दूंगा, इस चैप्टर को इतना ड्यूरेशन दूंगा। फुल प्लानिंग होनी चाहिए और वो सिर्फ एक पेपर की होनी चाहिए। वो पेपर आप तक जब तक नहीं होता उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलो। जैसे मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर का ही प्लान किया था कि यार मेरे को तो काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन 3 घंटे में पढ़ना था, तो भाई साहब सिर्फ थ्योरी पढ़ पाए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तूने और इसको टाइम दिया तो तेरी आगे की प्लानिंग चौपटे हो जाएगी, आगे का प्लान डिस्टर्ब होगा, उसका इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर्स पे जाएगा। ऐसा मत थोड़ी देना, कोशिश करना कि उसी में 3 घंटे जब तुझे लगने लगेगा यार अब तो 3 घंटे ही बचे, इसका मतलब तू स्पीड बढ़ा, उन चीजों को थोड़ा फास्ट रिवाइज कर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर पेपर जैसे ही एंड होता है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। जैसे आज पेपर दिया आपने, यहाँ से आप पेपर देके जाओगे लगभग 7:30 बजे के आसपास फ्री हो जाते हो, 8 बजे फ्री होते हो, 9 बजे तक खाना वाना खा के फ्री होते हो। पहला प्लान पेपर एनालिसिस करना, आधा घंटा तो उसका जाएगा ही जाएगा। कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कोई भी टीचर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसको एग्जाम में आने के चांसेस ना हो, वो यही मान के चलेगा यार हो सकता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और वो आया तो तेरा सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। पेपर में सही हुआ कि नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली बार तेरे सामने वो क्वेश्चन आए ना तो 100% वो सही होना चाहिए, चाहे उसके लिए तेरे को सूखा रखता ही लगाना पड़े। समझ गए ना बात? तो आएगा ना तो तेरे को 100% उसे सही करके ही दिखाएगा। पहली बात पेपर एनालिसिस का मतलब ये है कितने क्वेश्चन चाहे सही नहीं हुए उनका बैकअप तैयार कर ले भाई, अपने सही करना है। फिर आपके पास 2-3 घंटे तो आज की नाइट में रह जाएंगे, तो 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले, वो आप पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरे दिन पूरा टाइम मिलेगा, अगले दिन पेपर से पहले का टाइम मिलेगा। तो आपको प्लानिंग जो है ना, टोटल ड्यूरेशन देखना है कितने घंटे मेरे पास होंगे डेली पढ़ने के, इतने चैप्टर्स है, हर चैप्टर के सामने ड्यूरेशन लिख दिया, भाई साहब इससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं दूंगा इसको, इस चैप्टर को इतना ही देंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद पढ़ना क्या है। पहली बात तो आप लोगों को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? यस सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बच्चे अच्छे फॉलोवर हैं, जो कहता हूँ वैसा करते हैं, हो कि नहीं हो? यस सर। तो बेटा नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नोट्स की गारंटी, नोट्स अच्छे से पढ़ना, नोट्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी ये। दूसरी प्रायोरिटी नोट्स पढ़ने के बाद टाइम बच जाए तो लास्ट 3 और 4 ईयर के पेपर्स आपको करने ही करने। लास्ट 3 और 4 ईयर टाइम बचने पे बेटा नहीं, एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसके पास ज्यादा टाइम होगा क्योंकि हो सकता है उसने साल भर बहुत ज्यादा अच्छा एफर्ट किया हो और उसको तो बस चैप्टर को रिवाइज करने में 1-1.5 घंटा लगता है, तो उसके पास 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा बच भी जाएगा। तो उसको प्लान होना चाहिए कि लास्ट 3 और 4 ईयर के मैं पेपर सोल्व करूंगा। ज्यादा ओल्ड के लिए तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है पेपर्स का, अब इजी क्वेश्चन आने लगे। और पुराना जो पेपर आता था जिसमें 530 कट ऑफ जाती थी, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते थे, गलती से हम उसको अच्छा कर उस अच्छे क्वेश्चन को करने के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाए।
पता लगा यार वो नहीं हुआ, हाँ लो टेंशन होगी भाई, मैंने सारा चैप्टर पढ़ने के बाद वो नहीं हो तो टेंशन होना कंफर्म है। तो आप तो लास्ट 3, 4, 5 ईयर के पेपर सोल्व करो, उसके बाद भी तुम्हारे को लगे कि यार और टाइम बच गया, सबसे अच्छा है तुम्हारा कोई भी रैंडम उस चैप्टर का माइनर उठा के सोल्व करना, क्योंकि माइनर हम नहीं बनाए और ये सोच के ही बनाए कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये मान के चलना वो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। आप कोई रैंडम माइनर सोल्व कर लेना टाइम बचने पे, और इधर उधर की कहानियों के पीछे मत भागना। हो सकता है आपको, मैं अपने पोर्शन की बता रहा हूँ भाई, साथ पे मत अप्लाई कर देना, पता लगा बायो पे भी अप्लाई कर दिया। एनसीईआरटी के तो दूर से हाथ जोड़ लेना, तो जय राम। वो बेकार में आपको मैं मैकेनिक्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैंने एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, मुझे भरोसा है कि एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। तो तुम अनावश्यक टाइम खराब मत करना एनसीईआरटी पढ़ने के चक्कर में। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से सोल्व करने की कोई जरूरत, एनसीईआरटी बुक से सोल्व नहीं करने। बाकी तो आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज है, उसमें टाइम है तो करिए, वो तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो ये ध्यान रखना, नोट्स को प्रायोरिटी दीजिए। नोट्स अगर कंप्लीट हो गए तो लास्ट 3, 4, 5 ईयर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फिर भी टाइम बचता है तो बेटा आपको रिक्वेस्ट है माइनर सोल्व कीजिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके किए हुए क्वेश्चन है, आपके फॉर्मूले रिवाइज होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए, आना मेन एग्जाम में ही है। तो ये एक तो थोड़ा सा, और दूसरा मैंने कहा प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के दिल्ली का प्लान फिक्स होना चाहिए, पहले से रिटर्न में होना चाहिए। तुम्हारा जो तुम्हें शेड्यूल मिलेगा ना टेस्ट का, उसमें चैप्टर लिखे हुए हैं, चैप्टर के सामने ड्यूरेशन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कल सुबह 10 बजे मैं कौन सा कंटेंट खत्म कर दूंगा, और उसको करना ही कंप्लीट। मेरा अनुभव ये कहता है कि आप जितना अच्छा डीटीएस में करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे मेन एग्जाम में रिजल्ट आएगा। डीटीएस का एवरेज जो तुम्हारा बनेगा, मान के चलना उसके नीचे किसी भी कंडीशन में मेन एग्जाम में स्कोर नहीं जाने वाला, ऊपर जाएगा ये तो कंफर्म है, नीचे नहीं आने की गारंटी है। तो ये थोड़ा सा और ध्यान रखना कि हर एक पेपर को कोशिश करना कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, क्योंकि इन्हीं का एवरेज तो मेरा रिजल्ट बनने वाला है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। और बेटा लास्ट में मैंने प्लानिंग बता दी आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स के पोर्शन में इसे अच्छे से अप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उसके पीछे मत भागना, टाइम खराब मत करना, काउंटर सिस्टम रहेगा। पेपर देने जब आओगे या कभी भी पढ़ने का थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है, खाना खाया ही है, अभी क्या पढ़ूंगा, तो आके डिस्कस कर लेना। किसी फालतू पॉइंट पे आप आधा घंटा नहीं खराब कर सकते। आपको खराब करना है ना तो 2-4 मिनट कोचिंग आने में खराब कर देना चाहिए, हमें दे देना कि सर ये टेंशन दे रहा है, आप जानो और आपका काम जाने, हमें सिर्फ पढ़ना है, आप बताइए कोई शॉर्टकट है, कोई और तरीका है। तो टेंशन किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके फालतू का टाइम खराब करने वाली नहीं रखनी है। और दूसरी बात बेटा एक और कहना चाहूंगा कि मैं तो ये मानता हूँ, ये अनुभव से ही बोल रहे हैं कि भाई इंसान को वही मिलता है जितनी वो काबिलियत रखता है, जितनी वो काबिलियत। और मैंने ये अनुभव किया कि काबिलियत है ना, पैतृक संपत्ति नहीं होती जो हमें मिलती है, वो हमारी निरंतर सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। आप बस निरंतर सही दिशा में जा रहे हो और अच्छे से मेहनत करते रहो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, थैंक यू।